हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स के लेके, जो कि 19 से 24 जून के बीच के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं और जो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो पेपर अभी निकला है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और HP एलाइट जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो देखिए, सबसे पहला जो करंट अफेयर है ये रिलेटेड है हिमाचल से, जहाँ पे एक फेस्टिवल जो कि एक इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल होता है जिसका नाम है उन्मेष। ये कहाँ होता है? ये गायत्री थिएटर जो शिमला में है। ये बहुत पुराना आप कह सकते हो थिएटर है। अब यहाँ पे उन्मेष फेस्टिवल में क्या होता है कि 425 राइटर्स और पोइट्स, क्रिटिक्स, ट्रांसलेटर्स, नोटेबल फिगर्स जो कि डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो यहाँ पे आए हैं, जो कि मोर देन 60 लैंग्वेजेस से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो उमेश जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल टिल डेट। सो गायत्री थिएटर जो है ये हॉटस्पॉट है शिमला में। जब अगर आप रिज पे जाएंगे तो वहाँ पे जो शिमला में आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे फेमस आपको रिज मिलेगा, रिज मैदान जो बोलते हैं, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो गायत्री थिएटर जो है यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होते हैं जितने भी स्टेट के होते हैं, और बॉलीवुड की कई सारी वीडियोस यहाँ पे बन चुकी हैं। ये एक्चुअल में मई 30 1887 में बना था बाय आर्किटेक्चर हेनरी इरविन। ये बिल्कुल याद रखना है आपने, और इसको एक तरीके से मैक ऑफ थिएटर भी कहते हैं। तो गायत्री थिएटर आपने ध्यान में रखना कहाँ पे है, शिमला में 1887, और हेनरी इरविन जो है इन्होंने इसको बनाया था, मतलब आर्किटेक्ट जो थे वो इसके हेनरी इरविन थे। नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड कल्चरल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी रिजर्व लिस्ट जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को। देखो, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बाय यूनेस्को क्या है? ये 1970 में इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जितने भी वर्ल्ड के आप कह सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको कैसे सेव किया जा सके, है ना। सो इसमें कई सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इनको ऐड किया जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के 12 जो हैं वो वर्ल्ड टोटल इंडिया में अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। लास्ट जो आपका वो है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, और सबसे पहला जो इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है वो 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में बना था। सो 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में आते हैं। और जो सबसे लेटेस्ट था वो आपका कौन सा है? पन्ना वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो टाइगर रिजर्व है वो ही 12th इंडिया का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में ऐड किया गया। ये क्वेश्चन आपका CDS में भी पूछा गया है। सो 1970 में जब ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया तो उसमें कई सारे इसमें ऐड किया गया। तो अभी रिसेंटली खुफस्कुल लेक नेशनल पार्क जो है मंगोलिया में, खुफस्कुल नेशनल पार्क ये अभी रिसेंटली ऐड किया गया। और ये जो प्रोग्राम है ये पेरिस फ्रांस में टेक प्लेस हुआ था, वहाँ पे डिसीजन लिया जहाँ पे 34th सेशन हुआ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो कई बार आपको HAS में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जिसमें टोटल साइट्स पूछी गई है कि कितनी इंडिया में मैन बायोस्फीयर रिजर्व से। सो 12 आपने ध्यान में रखना है। पेरिस आप ध्यान में रखिए कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में ही है। सो मैंने बायोस्फीयर रिजर्व कब हुआ स्टार्ट? ये 1970 में। और खुफस्कुल लेक जो है ये आपको नदर्न मंगोलियन प्रोविंस, ये आप मंगोलिया देख सकते हो, ये रशिया उसके बॉर्डर पे रखता है। मंगोलिया में आपको यहाँ पे एक गोबी डेजर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये बीच में अगर आप लेक देखते हो तो कम से कम 70% जो फ्रेश वाटर है मंगोलिया का वो आपका इसी रिवर्स से जो है वो आता है। सो और अकाउंट्स 0.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल, तो वर्ल्ड का 0.4% फ्रेश वाटर और पूरे मंगोलिया का 70% आपको फ्रेश वाटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। हरियाणा और इजराइल इन दोनों के बीच में अभी एग्रीमेंट हुआ वाटर मैनेजमेंट का। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वाटर मैनेजमेंट के लिए इजराइल के साथ किस स्टेट ने एग्रीमेंट किया। तो रिसेंटली हरियाणा ने ये जॉइंट डिक्लेरेशन की है टू इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इजराइल जो है वो मोस्ट एडवांस और अपनी जो एज वाटर टेक्नोलॉजी है वो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा। सो आप सभी जानते हैं कि इजराइल जो है वो इंडिया का काफ़ी अच्छा दोस्त है, और ये जो रिलेशंस हैं ये काफ़ी देर से इंडिया के जो हैं वो दोनों के रिलेशन जो है बहुत ही मतलब सख्त है, मतलब सख्त आप बोल सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है दोनों के बीच में। डिफेंस में भी इजराइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया की जो है वो मदद कर रहा है। सो थ्रू द जॉइंट डिक्लेयर इजराइल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू इजराइल एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा express their willingness to strengthen existing relation in water management sector, public health and region and preserve water resources
इन द एरियाज ऑफ हरियाणा। एज यू नो दैट हरियाणा से अगर आप देखी जाए तो नॉर्मली हरियाणा से ऐसी कोई बिग रिवर जो है वो नहीं गुजरती है। अभी आपने देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाले का SYL गाना काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये सतलुज यमुना जो लिंक है वो पानी कहाँ देना था इन्होंने, पंजाब से, वो पंजाब से पानी देना था हरियाणा में। तो इसके खिलाफ पंजाब के जो कुछ लोग हैं, मैं वो कुछ ही बोलूँगा क्योंकि सारा पंजाब नहीं है इसके खिलाफ, सो कुछ जो हैं जो इसके खिलाफ थे कि ये नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हुई हैं देश के अंदर इससे रिलेटेड। सो SYL को मैं अभी नहीं इसको ज़्यादा डिस्कस करूँगा, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। बट अभी के लिए आप ये लगाइए कि हरियाणा की तरफ पानी का जो रिसोर्स है वो बहुत कम है। तो ये पानी यहाँ से हरियाणा में जो कैनाल्स के थ्रू पानी जो दिया जाता है हरियाणा को, उसी के थ्रू उनको वाटर मिलता है। तो इसीलिए वाटर रिसोर्स जो है वहाँ के प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अग्निपथ स्कीम। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, तो अभी गवर्नमेंट ने इसमें कुछ नए चेंजेस भी किए हैं। सो आप सभी को पता है कि 4 इयर्स की सर्विस कर दी गई है तीनों फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, जिसमें 4 साल की सर्विस कर दी है लोअर रैंक्स के लिए, मतलब कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उन्होंने अभी अप्रूव किया कि 10% रिजर्वेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रखी जाएगी फॉर द अग्निवीर्स, और 10% कोटा और अपर एज लिमिट भी जो रिलैक्सेशन की है 3 इयर्स फॉर अग्निवीर्स फॉर द रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल आर्म फोर्सेज, मतलब आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होती हैं CRPF, BSF, ITBP, SSB, इन सब में भी 4 साल के बाद वो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, उन पे 10% कोटा फिक्स कर दिया जाएगा। तो अपर एज लिमिट ऑफ CAPF जो है वो 26 साल कर दी गई है, और अभी जो फर्स्ट बैच है उसके लिए 28 जो है वो ईयर कर दी, क्योंकि इसमें 2 साल जो हैं 21 ईयर से 23 साल जो है वो बढ़ा दी गई है अपर एज लिमिट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द अग्निवीर्स। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो क्या क्या देखिएगा, स्पेशल प्रोग्राम चाहेगा इनके 10th पास अग्निवीर्स के लिए 12th पास सर्टिफिकेट जो है इनको मिलेंगे। और दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके 3 ईयर स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी स्टार्ट करेगा, जिसमें अग्निवीर्स जो है इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज देयर स्किल और इक्विप देयर वेरियस जॉब रोल्स इन द सिविलियन सेक्टर, मतलब आफ्टर जब वो 4 साल बाद आएंगे तो उनके स्किल्स को भी इंप्रूव किया जाएगा ताकि वो बाहर जाकर क्या कर सकें, कोई भी जॉब जो है वो ऑप्ट कर सकें। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेवी ऑपरेशन संकल्प। देखो, इंडियन नेवी जो ऑपरेशन संकल्प चलाती है, इसमें अभी जो इंडिया की जो स्टेल्थ फ्रिगेड जो है इंडियन नेवी की, दैट इज INS तलवार, ये डिप्लॉय की गई है अंडर द ऑपरेशन संकल्प। इसका मेन काम क्या है, ये कंटिन्यूसली 3rd ईयर हम इसको कर रहे हैं। इसका मेन काम क्या है, ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे, यह इराक है, ये कुवैत है, ईरान है, ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट जहाँ पे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, ओमान, ठीक है, कतर। तो अब यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ देखते हुए मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ ओमान मिलेगी। इन दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी को जो जोड़ रहा है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हुरमुज। तो यहाँ पे काफ़ी पायरेट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इससे यहाँ पे जितनी भी हमारी मर्चेंट शिप्स होती हैं उनको बचाने के लिए गल्फ कंट्री के साथ ट्रेड हम यहीं से कर सकते हैं। तो इन कंट्री के साथ ट्रेड के लिए हमारी शिप्स यहाँ जाती है, बट यहाँ पे काफ़ी पायरेट्स उनको मिलते हैं जिनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी INS तलवार वहाँ पे हमेशा रहेगी। सो इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन संकल्प इन द गल्फ रीजन in 2019 after deteriorating the security situation in the region following attacks on merchant ships of Gulf of Oman. So that's why हमारी जो ships हैं वेसल पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हुरमुज के थ्रू जो हमारी वेसल्स हैं वो जो जाती हैं उनको सेफ पैसेज दिलाने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ 5 न्यू चीफ जस्टिस ऑफ 5 हाई कोर्ट्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस ने नोटिफाई किया, अपॉइंट किए हैं उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुवाहाटी के आपके न्यू चीफ जस्टिस को। सो जस्टिस अमजद एस्तेशम सैयद ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इज़ द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की तैयारी जो कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन चुने गए हैं। उसके बाद जस्टिस विपिन संघई जो दिल्ली हाई कोर्ट के थे, इनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। जस्टिस उज्जवल भुयान जो है तेलंगाना के हाई कोर्ट थे, क्या बोलते हैं, ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट विल बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना। एंड जस्टिस शिंदे संभाजी शिवाजी इनको चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान बनाया गया, और जस्टिस रश्मिन एम छया ऑफ गुजरात इनको चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी बनाया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले क्या है कि ठीक है, अपॉइंटमेंट्स पे मे भी आपको क्वेश्चन आए या ना आए, ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने बता दी, क्योंकि कोई भी स्टेट का अगर बच्चा पढ़ रहा है इसको तो वो अपनी स्टेट का उसको पता हो कि कौन नया चीफ जस्टिस है। बट अगर जस्टिस हम देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होती है, तो जनरली है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको आर्टिकल 217, सो हाई कोर्ट का 217 है, बट आप ये देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। बट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एक कोलिजियम सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, रिकमेंड करता है किसको, प्रेसिडेंट को, कि वो कौन कौन से मेंबर्स को या फिर क्या मतलब कौन कौन से जो जजेस हैं उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा या फिर हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया जाएगा।
अब यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप यह देखो कि एज पर द आर्टिकल जज ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, मतलब करेगा तो प्रेसिडेंट ही, बट कंसल्ट करना पड़ेगा उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ क्या बोलते हैं इंडिया को और गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ये क्वेश्चन एक बड़ी बार आता है कि अगर किसी स्टेट का चीफ जस्टिस चुनना है तो गवर्नर से कंसर्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो जरूर करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और टू अपॉइंट अ हाई कोर्ट जज अदर देन चीफ जस्टिस, सो कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज टेकन। मतलब अगर आपने किसी के चीफ जस्टिस को चुनना है, किसी स्टेट के चीफ जस्टिस को चुनना है तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट से आपको कंसर्न करना पड़ेगा। बट अगर आपने सिर्फ एक हाई कोर्ट के जज को चुनना है, जो भी प्रेसिडेंट ही करेगा, उसके लिए फिर आपको पहले उस कंसर्न स्टेट के चीफ जस्टिस सीजीआई और आपको गवर्नर की क्या चाहिए होगी, कंसल्टेशन जो है वो चाहिए होगी। अब जो ये रिकमेंड करता है वो कलीजियम करता है। अब कलीजियम में क्या होता है, एक सीजे होता है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और ये इनिशिएट जो होता है ये चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट के द्वारा ही प्रपोजल दिया जाता है इन कंसल्टेशन विद द 2 सीनियर मोस्ट जजेस। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। सो ट्रांसफर ऑफ जजेस भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। प्रेसिडेंट क्या होता है, देखो आपका कोलिजियम सिस्टम जो होता है वो किसको भेजता है, पार्लियामेंट को भेजता है। पार्लियामेंट की जैसे मिनिस्टर ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस है, वो फिर उसको प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, इनको क्या कर दीजिए, अपॉइंट कर दीजिए। ये आपने ध्यान में रखना है, कोलिजियम पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट तो काम तो सारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के कहने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे करते हैं। बट अगर कोलिजियम ने किसी को रिजेक्ट किया है तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। ऐसा ही एक बिल आपने सुना होगा, एनजेक बिल जिसको बोलते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये 2014 में ये अमेंडमेंट आया था 99th अमेंडमेंट के अंदर। इसके अंदर क्या किया गया था कि जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू पावर अपने यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। इसने क्या किया था, कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करके एनजेक बिल ले आए थे कि अब अपॉइंटमेंट इसके थ्रू होगी। बट इसमें थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था और जुडिशरी इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम योर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सो जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इंडिया में, तो इस वजह से जुडिशरी ने बोला कि इसमें इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इस करके उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके जुडिशियल रिव्यू के अंदर अबॉलिश कर दिया। तो अभी भी कॉलेजियम सिस्टम ही यूज़ किया जाता है इंडिया में भी, ठीक है। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यूनेस्को किंग हमद बिन इस्ला अल खलीफा प्राइज। सो ये जो प्राइज़ है ये अभी इस टाइम पे पीएम ई विद्या प्रोग्राम में जो हमने आईसीटी को यूज़ किया, आईसीटी का वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पीएम ई विद्या स्कीम में जो यूज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, उसने यूनेस्को का किंग हमद बिन इसा अल खलीफा प्राइज़ जो है वो जीता है। सो पीएम ई विद्या प्रोग्राम क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक आत्मनिर्भर भारत अभियान है। 2020 में स्टार्ट किया था जब कोविड था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने डिजिटल और ऑन एयर ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मिनिमम लर्निंग जो लॉसेस बच्चों को हो रहे स्कूल नहीं जाने की वजह से, उसको प्रमोट करने के लिए बोला। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो इसको ये किंग हमद अल खलीफा प्राइज़ मिला है 2021 का, 2000 मतलब फॉर द ईयर 2021, एंड CIT वॉज अवॉर्डेड फॉर द यूज़ ऑफ ICT में, ICT बीट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन। सो CIT जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है किसकी, NCERT की। तो अवार्ड रिकोगनाइज इनोवेटिव अप्रोचेस, जो न्यू टेक्नोलॉजीज हम एजुकेशन फील्ड में और लर्निंग में जो हम इनोवेटिव चीज़ें लाते हैं, वो आपके इसके लिए ये जो है अवार्ड दिया जाता है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे है, पेरिस में। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट। तो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जो है वो कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसको दिया गया वर्ल्ड का बेस्ट, जो कि सेकेंड ईयर मतलब पिछले साल भी 2021 में भी यही था और 2022 में भी यही है। और इंडिया का अगर देखा जाए जो टॉप का है वो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, जो कि है इंडिया और साउथ एशिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट, जो फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट माना गया है। नेक्स्ट ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप जानते हैं, तो पहले इन्होंने सिल्वर लिया था, अब इसमें इन्होंने क्योटन गेम्स इन फिनलैंड में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया है। और इन्होंने ये गेम्स कहाँ हो रही थी, फिनलैंड में। सो फिनलैंड में इन्होंने 86.69 मीटर का जो है वो थ्रो किया, जिसके साथ उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, ठीक है। तो ट्रिनिडाद टोबैगो 2012 ओलंपिक चैंपियन शर्नुल वॉलकोट वॉज सेकेंड विद द फर्स्ट राउंड थ्रो 86.64 मीटर। तो देखो कितने शॉर्ट मार्जिन से आप गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड रिफ्यूज डे या रिफ्यूजी डे।
सो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो ऑब्जर्व कब किया जाता है? 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे बाय द यूनाइटेड नेशंस। सो इसमें क्या ऑनर किया जाता है? द रिफ्यूजीज अराउंड द वर्ल्ड, उनको एक ऑनर दिया जाता है। और इसका जो थीम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। सो ये आपको थीम ध्यान में रखना है। इन थीम से आपको क्वेश्चंस आते हैं जब भी कभी हम डे पढ़ते हैं, तो इन थीम्स को आपने अच्छे से पढ़ना होता है। अगर सबसे छोटा, जितना छोटा आपका थीम होगा उतना उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं पेपर में आने के लिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने अभी एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जिसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ये निर्माण वर्कर्स हैं क्या? निपुण इनिशिएटिव क्या है ये? इसको बोलते हैं, ये स्किल ट्रेनिंग है। हमारे 1 लाख से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है उनको स्किल्स इंप्रूव करने हैं। ये लॉन्च किया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड्स मिशन। ये इस स्कीम के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएंगे, जो फ्रेश उनके स्किल इंप्रूव किया जाएंगे, जो पहले से स्किल हैं उनको भी, और इनके स्किल्स जो है उसमें इंप्रूव किए जाएंगे, जिसमें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी इंप्रूव होगी। जैसे हमारी जो गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे कई सारे लोग जो हैं वो ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर जाते हैं, तो वहाँ पे आपके अगर आपके स्किल अच्छे होंगे तो आपको अर्निंग भी अच्छी होगी। ठीक है। सो निपुण प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट कर रहा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और इसकी नोडल एजेंसी जो है, मतलब जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये किसकी नोडल एजेंसी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो कभी कभी मैं ये क्यों, आपको पता है ये मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? इसका मेन मकसद ये है कि आपको कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि निपुण क्या है। अब निपुण के नाम से आपको तो नहीं पता लग रहा ना कि आपको ये एक्चुअल में इनिशिएटिव क्या है। निपुण का चलो आप ये लगा सकते हो कि आगे नंबर 1 होना या अपग्रेड होना, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है या फिर ये है क्या। नेक्स्ट है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी देश का ऐसा डाटा, सपोज करो देश का कोई डाटा जो कि अगर लीक हो जाए तो देश के ऊपर कुछ भी बड़ी, मतलब आप ये लगा सकते हो कि उस देश के ऊपर कोई भी आफत आ सकती है, देश की सिक्योरिटी के ऊपर आफत आ सकती है। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अभी डिक्लेयर किया है कि एसडीएफसी, आईसीआईसीआई और एनपीसीआई जो है, इनकी जो ये जो तीनों को इन्होंने जिनके रिसोर्सेज हैं इनको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। आईटी एक्ट आपका 2000 में आया था, इसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए कंप्यूटर रिसोर्स, जो भी इनके मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमी, पब्लिक सेफ्टी, हर किसी के लिए रिस्की हो सकता है। अगर आपका आधार नंबर किसी के पास आ जाए उसको मिसयूज़ कर सकता है, आपका डाटा किसी के पास आ जाए वो मिसयूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से इसको क्या बोला गया है? इसको एक तरीके से क्रिटिकल बोला गया है। आपका जो डिजिटल एसेट है उसको क्या करना है? देश के डिजिटल एसेट को प्रोटेक्ट करना है। सो सीआईआई जो आपका है वो प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग सेंटर, जो कि 2014 में बनाया था, जो कि हमारे जितने भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको क्या करता है? बचाता है। ठीक है। सो ये तीनों का आपने ध्यान में रखना है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एनपीसीआई। नेक्स्ट है जायंट स्ट्रिंग रे। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश जो है ये अभी डिक्लेयर की गई है साइंटिस्ट के द्वारा। तो साइंटिस्ट हैव कॉट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फ्रेश वाटर फिश, जिसका नाम है जायंट स्ट्रिंग रे। ये आपको कहाँ मिली है? मेकोंग रिवर ऑफ कंबोडिया। ये आप देख सकते हो मेकोंग रिवर जो है वो आपकी यहाँ जा रही है, लायोस के थ्रू जा रही है, थाईलैंड के थ्रू जा रही है, कंबोडिया, और आगे जाके आपके थाईलैंड के साथ, वियतनाम के साथ भी मिल रही है। सो कंबोडिया में ये आपको ये मिला है। सो इस जायंट स्ट्रिंग को कैप्चर अंडर वंडर्स ऑफ मेकोंग, मतलब प्रोजेक्ट एक चल रहा था यूएस का और कंबोडिया का रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था वंडर्स ऑफ द मेकोंग, उसके थ्रू। तो इसका टोटल वेट जो है वो 300 kg है। इससे पहले जो फिश थी उसका नाम था मेकोंग जाइंट कैटफिश, जो कि 293 kg की थी। वो पहले क्या थी? उस टाइम पे थाईलैंड में उसको डिस्कवर किया गया था 2005 में। वो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश थी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खान क्विस्ट। देखो एक्सरसाइज खान क्विस्ट जो है ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, जो कि 15 से 16 देशों के बीच में होती है। ये अभी उलानबातर मंगोलिया में हुई है। मंगोलिया हमने अभी देखा, हमने वहाँ पे लेक पे भी देखी, जो आपकी अभी यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में आई है। सो ये एक्सरसाइज खान क्विस्ट जो है ये एक पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। ये यूएन के द्वारा करवाई जाती है, यूएन के पीस कीपिंग मिशन भी इसमें इंक्लूड होता है। सो इंडिया की तरफ से लद्दाख स्काउट्स जो है वो कंटीजेंट यहाँ पे गया था, जिन्होंने फील्ड ट्रेनिंग और कमांड पोस्ट की एक्सरसाइज वहाँ पे की है। सो इट इज़ अ मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज। सो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये कहाँ हुई है और इंडिया की तरफ से कौन गया था यहाँ पे।
इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये तो आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो सबसे पहले ये कि नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने ये इनिशिएट यूनाइटेड जनरल असेंबली में रखा था, और यूनाइटेड जनरल असेंबली ने 2014 में डिक्लेयर किया कि 21 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उसके बाद 177 नेशंस ने इसको बैक किया था। So 2021 June 21 was selected as Yoga Day because it is the longest day of the year in the Northern Hemisphere. So Northern Hemisphere में अगर आप देखेंगे तो आपका longest day जून 21 को होता है, जिसको आप समर सॉल्स्टाइस भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आपका दिसंबर 22 जो है उसको हम विंटर सॉल्स्टाइस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटा दिन होता है। बट अगर ये बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, अगर ये बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, तो सदर्न हेमिस्फीयर का जो विंटर सॉल्स्टिस है वो आपका कब आएगा, जून 21 को, और उनका जो समर सॉल्स्टिस है वो कब आएगा, दिसंबर 22 को। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि नॉर्दर्न की बात की जा रही है कि सदर्न की बात की जा रही है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो इस बार का थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इंडिया ने डिक्लेयर किया है इसको, इस बार का जो इसका थीम होगा वो क्या होगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये छोटा है आपका थीम, तो ये पक्का आपसे पूछा जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये टोटली ऑपरेशनलाइज कर दिया गया एंटायर कंट्री में। ये कहाँ पे होगी, असम जो है वो 36th यूटी और स्टेट बना है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड है, जो कि लास्ट स्टेट थी। टोटल हमारी यूटी और स्टेट्स को मिला के हमारी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ है, तो दोनों को मिला के 36 स्टेट्स एंड यूटीज़ बनती है, जिसमें से असम 36 थी। तो हमारे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है वो टोटली नेशनलाइज हो चुकी है, जिसमें के तहत जो राशन कार्ड है जो नेशनलाइज कर दिए गए हैं, आधार आपका लिंक किया गया है। जो आप बच्चे अगर विलेज एरियाज़ में, तो आपको पता है वहाँ पे जो जिनको हम लोकल राशन देने वाली जो दुकान बोलते हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज में डिपू भी बोलते हैं कोई, तो वहाँ पे आप जाके राशन ले सकते हैं। तो अगर आप सपोज करो कोई लेबरर है, वो यूपी का है, और अगर वो पंजाब रीजन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो राशन नहीं ले सकता था पहले। बट अब क्या है कि वो अपना आधार कार्ड लिंक जो राशन कार्ड है उसको जाके वहाँ से क्या ले सकता है, राशन ले सकता है। तो इसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी जो हो रही थी, जो कि हर बंदे तक जो फूड है वो इजीली पहुंच सके, इसके लिए जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो ऑपरेशनलाइज की गई थी। तो इसमें गवर्नमेंट ने मेरा राशन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो कि 13 लैंग्वेजेस में है। तो इससे हर इजीली आप क्या कर सके, इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर्स तक पहुंच सके। नेक्स्ट है ब्रिक्स समिट। अभी 14th ब्रिक्स समिट जो है वो चाइना में हुई है। सो ये वर्चुअल मोड पे हुई है। सो समिट जो है इसमें जितने भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, एंजेल बोल्सोनारो, ये सभी के सभी समिट में प्रेजेंट थे। इसमें चाइना ने किसी तरीके से अपने पर्सनल इश्यूज़ को भी इंक्लूड करने की कोशिश की, बट इंडिया ने इसको बिल्कुल ही नकार दिया, ठीक है। सो ब्रिक्स समिट जो है आपने ध्यान में रखना है कि 2021 में इंडिया में हुई थी, 2021 में हुई थी, फिर चाइना में होगी। अब नेक्स्ट जो होगी वो कहाँ होगी, 2023 की ब्रिक्स समिट जो होगी वो साउथ अफ्रीका में होगी, और 24 की कहाँ होगी आपकी, फिर से ब्राज़ील में होगी। सो आपका जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 2009 में ये बना था। 2009 में ये सबसे पहली इसकी मीटिंग जो है वो येकैटेरिनबर्ग रशिया में हुई थी, तब ये ब्रिक था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड किया गया, और उसके बाद इसका नाम जो है वो ब्रिक्स पड़ा, ठीक है। सो कई जगह पे आप लिखा जाता है कि ब्रिक्स की जो हेडक्वार्टर है उसको शंघाई बताया जाता है। अब ब्रिक्स का आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसको हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, जो कि 2014 में बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई में है। तो आपको मुझे ये बताना है कि इन पांचों के अलावा ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी 4 न्यू मेंबर्स कौन से, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के 4 नए पार्टनर्स कौन है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रॉपर मेंबर्स जो है वो बने हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्ट्स न्यू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। सो अभी 840 CG जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने अभी अपना न्यू एयर स्क्वाड्रन 840 स्क्वाड्रन जो है वो अभी इस्टेब्लिश किया चेन्नई में, जिसमें इन्होंने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को जो है एयरक्राफ्ट को, जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट है इसको ऐड किया है। तो ये इसमें 2 शक्ति इंजन्स जो हैं ऐड किए गए हैं। ये इंडिविजुअली बनाया गया आपका क्या है, हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है यूएस कैनेडियन ऑथर रुथ ओजेकी, इन्होंने वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन जो है भी जीता है। तो यूएस कैनेडियन ऑथर, फिल्म मेकर, जेन बुद्धिस्ट प्राइज्ड रुथ ओजेकी हैज़ वॉन द वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन दिस ईयर, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। यहाँ पे आपको सिर्फ बुक का नाम याद रखना है, और वुमेन प्राइज जो फॉर फिक्शन इस बार का रुथ ओजेकी को मिला है, ये आपने ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस या सोल्स्टाइस 21 जून, जो कि सबसे बड़ा दिन होता है आपका नदर्न हेमिस्फीयर में। सो समर सॉल्स्टिस इज द शॉर्टेस्ट डे, अभी मैंने आपको बताया। अगर आप इसको जनरली देखेंगे तो एक्चुअल में हमारा नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे होता है, बट हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्ट होने की वजह से उसका नॉर्थ और साउथ इस तरीके से होता है। तो ये जो आपकी लाइन है, इसकी वजह से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसका झुकाव सूरज की तरफ होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम रेज आपकी यहाँ पड़ती हैं, और कैप्रिकॉर्न में आपकी जो रेज हैं वो आपकी कम पड़ती है। तो हमारे जो ऑस्ट्रेलिया आप लगा के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में से गुजरता है और कैंसर इंडिया के बीच में से गुजरता है। तो जब हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ सर्दियाँ होती हैं, मतलब कैंसर पे जब गर्मियाँ होंगी तो कैप्रिकॉर्न में ठंड होगी। तो टिल्ट की वजह से ही आपके जितने भी हैं वो सीजन्स हैं। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आपका 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झुकाव में होता है, बट कैप्रिकॉर्न में उस टाइम पे क्या होता है आपका विंटर सोल्स्टाइस, आपका मतलब सॉरी कैप्रिकॉर्न में, हाँ कैप्रिकॉर्न का वो क्या होता है विंटर सोल्स्टाइस होता है, जब हमारे यहाँ पे क्या होता है समर सोल्स्टाइस होते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक जो है वो बैन कर दिया गया है इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा फ्रॉम 1 जुलाई। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, जिससे हमारे ओशियंस भी काफ़ी पोल्यूटेड हो रहे थे। तो पर्टिकुलरली जो आपके सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीस्ट्रीन या फिर एक्सपेंडेड पॉलीस्ट्रीन से बने हैं वो इलीगल हैं। अब उनको बनाया भी नहीं जा सकता, इंपोर्ट भी नहीं किया जा सकता, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपकी ईयरबड्स हो गए, प्लास्टिक बलून स्टिक्स हो गई, फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्ट्रीन, थर्मोकॉल, प्लेट्स, कप्स, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सभी की सभी जो की हैं वो इंडिया में क्या कर दी गई हैं, बैन कर दी गई है। नेक्स्ट, श्रीलंका रिवाइव्स मिनिमम एज फॉर द माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स। सो इसमें क्या किया गया, श्रीलंका ने कहा गया है कि जो वुमेन्स हैं उनके लिए माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते थे उसके लिए मिनिमम जो एज है वो उन्होंने कितनी कर दी है, 21 ईयर्स ऑफ एज कर दी है। बट इन्होंने बोला है कि सऊदी अरब में जो जाने के लिए उन्होंने 25 साल की और अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाने के लिए 23 साल ही रखी है। तो उसके अलावा कोई और कंट्री में अगर किसी वुमन ने काम करने के लिए जाना है तो उसकी मिनिमम एज 21 रखी है। बट अगर आपने सऊदी अरब में जाना है तो 25 और आपने 23 मिडल ईस्ट में किसी और कंट्री में जाना है, जैसे यूएई में जाना है, आपने कतर में जाना है और किसी गल्फ़ कंट्री में जाना है, तो आपके लिए जो उम्र है वो 21 साल ही है। ये आपने ध्यान में रखना है। सो श्रीलंका ने अभी क्या है, माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए क्या किया है, जो उम्र है वो कम की है। तमिलनाडु बिकम द लार्जेस्ट स्टेट इन द आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन। माइक्रो फाइनेंस है कि जो लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम नहीं दे पाते हैं, जो कि लोग बड़े गरीब हैं, पुअर हैं, जिनको नहीं नॉलेज है, उसको हम माइक्रो फाइनेंस लोन बोलते हैं। सो माइक्रो फाइनेंस लोन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में दिया है, तमिलनाडु ने। और वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस लोन्स में अब बनाया। सो तमिलनाडु रिप्लेस बिहार एंड वेस्ट बंगाल टू बिकम द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स। रुचिरा कंबोज, ये आपने नाम तो ध्यान में रखना है क्योंकि ये हमारे बने हैं नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन। ये आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। सो रुचिका कंबोज आपने ध्यान में रखना है, ये इंडियन एम्बेसडर टू भूटान थी, अभी इनको अपॉइंट किया गया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ये टी.एस. त्रिमूर्ति जो हैं इनको क्या करेंगे, सक्सीड करेंगे। टी.एस. त्रिमूर्ति इससे पहले इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। अब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं कि देखो, इंडिया जो है वो डिमांड कर रहा है कि जो P5 नेशंस हैं, परमानेंट नेशंस हैं, उनमें अब बदलाव किया जाए, उनमें और भी नेशंस को परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इसमें से आप बोल सकते हैं कि G4 नेशन एक ग्रुप है जिसमें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के जो दावेदार हैं, जो अपने आप को मानते हैं, वो उनका एक ग्रुप है। जैसे कि आप बोल सकते हैं जापान है, ठीक है, जापान के बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद जर्मनी है और इंडिया है। ये आपके प्रबल दावेदार हैं जो कि कहते हैं कि हमारे को क्या मिलना चाहिए, परमानेंट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इन द यू कैन से द यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेशन। सो G4 नेशंस के भी नाम आपने यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि रुचिरा कंबोज जो है वो नई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी और इनका मेन काम क्या है कि जो इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेशन का जो इंडिया का जो एक इंडिया ने आप बोल सकते हैं कि मूव चलाया है कि इंडिया को परमानेंट रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, उसमें ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये आपका नाम आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शनान ढाका सिक्योरिटी फर्स्ट रैंक टू फर्स्ट वुमेन एनडीए बैच। सो देखिए, अभी एनडीए में वुमेन्स को मतलब गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट्स को भी जो है अलाउड किया गया। पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट एनडीए का एग्जाम दे सकते थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़गवासला में आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। सो ये इसमें फर्स्ट बैच जो है, तो इसमें शनन ढाका जो है जो कि रोहतक हरियाणा की है, इन्होंने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक इन्होंने एग्जामिनेशन में रखा है। तो ये नाम इनका आपने ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है आपका इंडियन वुमेन रेसलिंग टीम। सो इंडियन वुमेन रेसलिंग टीम ने अंडर 17 एशियन चैम्पियनशिप में जो है वो जीती है। इन्होंने इंडियन वुमेन रेसलिंग टीम ने 5 मेडल जीते हैं उसमें, और ये कहाँ हो रही थी, बिश्केक किर्गिस्तान में ये जो है ये चैम्पियनशिप हो रही थी। तो इंडिया लिफ्टेड टाइटल विद द टोटल 235 पॉइंट्स विद 8 गोल्ड्स और 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। और जापान जो है वो रनर अप रहा है इसमें, और मंगोलिया जो है वो थर्ड आया। नेक्स्ट इंडिया कम्स थर्ड इन द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, है ना, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने के लिए ग्लोबली थर्ड नंबर पे आया है, ये आपने ध्यान में रखना है। चाइना और यूएस जो हैं, जिसने चाइना ने 136 गीगावाट और यूएस ने 43 गीगावाट। चाइना देखो कितना ज़्यादा आगे है यूएस से भी, और इंडिया जो है 15.4 गीगावाट जो इंडिया ने इंस्टॉल किया है एज ए रीन्यूएबल एनर्जी। तो रीन्यूएबल एनर्जी में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें सोलर एनर्जी ले रहे हो, विंड एनर्जी ले रहे हो या जियो थर्मल एनर्जी ले रहे हो, इसमें सारे सोर्सेज को आप इंक्लूड कर रहे हो, ओके। और इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली एंड द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया फॉर द न्यू सोलर पीवी कैपेसिटी 13 गीगावाट ऑफ एडिशंस इन 2021। सो डाटा को इतना ध्यान से नहीं आपने करना, बट आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। सो इंडिया की सबसे पहले इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है ये आपकी अभी फ्लैग्ड ऑफ किया गया है सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से, जिसमें 50 इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो ऑनबोर्ड हुए हैं। ये अलाई होगी आपकी जनकपुर धाम स्टेशन नेपाल में। सो ये जो ट्रेन है ये कनेक्ट कर रही है इंडिया और नेपाल को पहली बार, और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है इंडिया और नेपाल के बीच में जो अपॉर्चुनिटी देगी लोगों को, जो कि आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल और कल्चरल मार्वल्स हैं हमारे, उन सभी को ये जोड़ेगी। सो ट्रेन स्टार्टिंग फर्स्ट इन श्री रामायण यात्रा फॉर द 18 डेज फ्रॉम जून 20। तो रामायण यात्रा मतलब रामायण से रिलेटेड हिस्टोरिकल जितने भी प्लेसेस सबको ये कनेक्ट करेगी। तो फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेन विल कवर द रिलीजियस स्टेशंस, जैसे कि जनकपुर नेपाल में है, अपार्ट फ्रॉम अदर पॉपुलर जैसे अयोध्या, नंदीग्राम, वाराणसी, सीतामढ़ी, चित्रकूट, है ना, पंचवटी, नासिक, रामेश्वर, भद्रचलम, ये सभी प्लेसेस को जितने भी रिलीजियस डेस्टिनेशन इन सबको ये क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, कवर करेगी। ट्विन डिफिसिट प्रॉब्लम इन इंडिया, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मंथली इकोनॉमिक रिव्यू आया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हाईलाइट किया है कि फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये दो कीज़ है कंसर्न इंडियन इकोनॉमी के। सो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है ये फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा वो इंक्रीज़ होता जा रहा है ड्यू टू कट्स इन द एक्साइज ड्यूटी एंड पेट्रोल एंड डीजल। और ट्विन डेफिसिट जो है वो एक तरीके का, वैसे तो ट्विन डेफिसिट बोला जाए तो स्मॉल टर्म के लिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो रुपी के डेप्रिसिएशन और इम्बैलेंस जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो अगर आप फिजिकल डेफिसिट की बात करोगे तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप किसी कंट्री से 100 रुपीज़ ले रहे हैं, सपोज़ करो आप 100 रुपये किसी कंट्री से ले रहे हो, और सिर्फ आप उसको क्या बोल सकते हैं कि बेचने के लिए आप सिर्फ उसको 20 रुपीज़ दे रहे हो, मतलब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। सो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट, है ना। तो ये आपका होगा करंट अकाउंट डिफिसिट, मतलब आपके गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड बाय एनी कंट्री एंड हायर देन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट एक्सपोर्ट्स, दैट इज़ योर करंट अकाउंट डिफिसिट। इसी को आप एक तरीके से ट्रेड डिफिसिट भी बोल सकते हो, है ना। तो जितना आप सपोज करो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 80 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आपका ट्रेड डिफिसिट हो गया। उसी को आप एक तरीके से करंट अकाउंट डिफिसिट के साथ भी मैच कर सकते हो कि जितना आप गुड्स एंड सर्विसेज किसी से इंपोर्ट कर रहे हो किसी कंट्री से, उसके बाद आप उसको उसी कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी सबसे बड़ा आएगी। तो यहाँ पे आप करंट अकाउंट डिफिसिट जब बोला जाता है तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कितना गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके बीच का जो बैलेंस है उसको करंट अकाउंट डिफिसिट कहते हैं। और अगर आप ट्रेड डिफिसिट को देखोगे तो ट्रेड डिफिसिट एक कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट कितना बढ़ रहा है, मतलब हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट। 100 रुपये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 20 रुपये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा 80 जो हो गया वो ट्रेड डेफिसिट हो गया। और जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो होता है कि गवर्नमेंट के पास इनकम कितनी आ रही है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कितना है। अगर हमारे पास इनकम 100 है और हमारा एक्सपेंडिचर 200 है, तो 100 हमारा क्या, ये फिजिकल डेफिसिट है, ये हमें कहीं ना कहीं से कहाँ से रेवेन्यू उठा के पैसा निकाल के मार्केट से कहीं से भी लोन लेके ये पूरा करना है, ये होता है आपका फिजिकल डेफिसिट। तो ये दोनों जो है वो इंडिया में अभी जो है वो कंसर्न की बात है। नेक्स्ट है इसरो सक्सेसफुली लॉन्च GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो फ्रेंच गुनिया जो है आपका साउथ अमेरिका में, वहाँ से इंडिया ने लॉन्च किया है। सो इसमें डायरेक्ट टू होम जो सर्विसेज हैं जो इंडिया जो प्रोवाइड करता है वो इसमें इंडिया क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपकी जो ये फ्रेंच गुनिया से क्यों हमने लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ इन साउथ अमेरिका, दैट इज़ क्यूरो इन फ्रेंच गुनिया, एरियन 5 रॉकेट से। देखो जितनी भी हैवी सैटेलाइट्स होती हैं
उनको हम नियर द इक्वेटर जो है वो क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। अगर इंडिया को आप देखोगे तो इंडिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री है वो 8 डिग्री है, अगर और नीचे जाओगे तो 6 डिग्री अंडमान निकोबार लगता है। बट ये जो फ्रेंच क्विनिया है ये कम से कम 5 डिग्री इक्वेटर से दूर है। तो जनरली यहाँ पे आपको क्या है, क्योंकि इक्वेटर पे जो होती है वो ग्रेविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स, तो जितना आप इक्वेटर के पास जाओगे थोड़ा सा आपको ग्रेविटी का फ़र्क देखने को मिलेगा, जिससे हमारा जो हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में ईजी होता है और वहाँ पे फ्यूल भी जो है वो कम लगता है। तो इसीलिए जो हैवी सैटेलाइट्स हैं वो वहाँ पे लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो है इंडिया ने जो है उसका रैंक जो है 68 आया। तो ग्लोबल स्किल ग्रुप जो है वो Coursera states that India proficiency in data science has reduced from 38% to 26% 2022, so leading to 12 rank drop. So in terms of overall skill proficiency इंडिया जो है वो 4 places क्लिप किया है। 68 रैंक जो है इंडिया का ग्लोबली आया और 90th रैंक जो है इंडिया का एशिया में है। अगर आप स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल लीड्स द इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्किल प्रोफिशिएंसी विद द स्टेट शोइंग द हाईएस्ट लेवल डिजिटल स्किल प्रोफिशिएंसी इन द country. So Andhra Pradesh among the top 3 performing states with the high proficiency in business and technology skill. So स्विट्ज़रलैंड जो है इसने टॉप किया है, सेकंड में आपका डेनमार्क है, देन इंडोनेशिया एंड देन योर बेल्जियम है। सो टॉप में आपका ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में कौन आया है, दैट इज़ योर स्विट्ज़रलैंड। और इंडिया का रैंक जो है वो 68 है और 90th इन एशिया। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट्स ऑन 23 जून। सो 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें हाईलाइट किया जाता है कंट्रीब्यूशन जो पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट ऑल सेक्टर्स में हो रही है अराउंड द वर्ल्ड, उसको एक तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इसका थीम है बिल्डिंग बैक वाटर फ्रॉम कोविड-19 एनहांसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप्स टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो रिमेंबर द डेट 23। इंटरनेशनल ओलंपिक सेलिब्रेट्स ऑन 23 जून। सो इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है सेम डे, और ये ऑब्जर्व किया जाता है फाउंडेशन ऑफ IOC। सो इस बार का जो थीम है दैट इज़ टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, और IOC जो है इसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में, थॉमस बैक इसके अभी प्रेसिडेंट है, और ये फाउंड हुआ था 1894 पेरिस में, फ्रांस में। तो ये फाउंड पेरिस में हुआ था बट इसका हेडक्वार्टर आपने ध्यान में रखना दैट इज़ इन लॉसेन। और ओलंपिक कमेटी के डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफ दे केपर, ये इसके डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA। सो NIA के नए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए जो फॉर्मर DGP थे पंजाब के दिनकर गुप्ता, ये इसके नए डायरेक्टर बने हैं। सो NIA जनरली जो एक काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है जो कि हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में बनी थी, जब उस टाइम पे आप कह सकते हो कि मुंबई में 26/11 जो टेरर अटैक हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर बाद में ये बनाई गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। न्यू ऑयल डिस्कवरी बाय ONGC विदेश लिमिटेड कोलंबिया। सो जनरली अभी ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है उनका विदेश लिमिटेड, मतलब वो फॉरेन में क्या करते हैं, ये तेल मतलब एक तरीके से ऑयल डिस्कवर करते हैं। तो इन्होंने अभी रिसेंटली कोलंबिया में क्या किया है, डिस्कवर किया। सो ONG विदेश जो है ये कमर्शियल ऑयल इन लोअर सैंड प्ले ऑफ इंडिको मारिपोसा फील्ड्स इन 2018-17 रेस्पेक्टिवली। बोल द फील्ड्स आर प्रोड्यूसिंग 2000 बैरल ऑयल पर डे करेंटली। सो इट इज़ ए मिनी रत्ना, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड इट इज़ द ओवरसी आर्म ऑफ द ONGC। So primary business in gas subsidy to explore, develop and produce the oil gas ingredient outside the India. So totally 35 oil and gas assets जो across 15 countries इनके पास अभी हैं. So it is a one in producing around 30.3% of oil and 23.7% of oil and natural gas of domestic production in India in 2019 and 20. So it is the largest petroleum company in, second largest petroleum company in India. Okay. So next, Union Minister Piyush Goyal inaugurated Mango Festival. सो पीयूष गोयल जो है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी मैंगो फेस्टिवल जो है वो बेल्जियम में जो है वहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वहाँ पे इंडियन मैंगोज़ को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि इससे मार्केट को खोला है फॉर द इंडियन मैंगोज़. ओके, सो एक्चुअल में क्या है कि यूरोपियन जो है इंडियन मैंगोज़ को इतना ज़्यादा नहीं मतलब ख़रीदते, तो अब ये एक तरीके से मार्केट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे भी इंडियन मैंगोज़ की मार्केट बनाया जाए. सो इंडिया इज़ ए बिग सप्लायर ऑफ मैंगोज़ टू द रेस्ट ऑफ द ग्लोब, बट मोस्ट ऑफ द मैंगोज़ एंड अप इन द मिडिल ईस्ट रादर देन यूरोप. तो यूरोप तक नहीं पहुँचते, अब इनको यूरोप तक पहुँचाने की भी बात की जा रही है. ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स इंडिया रैंक 15. तो स्पीड टेस्ट अगर आप बोले तो यहाँ पे इंटरनेट स्पीड टेस्ट की बात की जा रही है. सो इंडिया में जो रिकॉर्ड किया 14.28 Mbps मीडिया मोबाइल डाउनलोड स्पीड जो है वो मई मंथ में की गई है, जो कि स्लाइटली बेटर है 14.19 Mbps जो कि अप्रैल 22 में थी. सो विद दिस इंडिया का रैंक जो है वो 115 है. नॉर्वे सिंगापुर जो है वो दोनों टॉप स्पोर्ट्स पे है मोबाइल स्पीड्स में, जिनमें 129.40 Mbps जो है वो स्पीड है.
और फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड जो है वो 20921 Mbps है। तो ये रैंक आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पे भी रैंक आते हैं आपके, वहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि रैंक्स को आपने हमेशा ये देखना है कि किस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है और टॉप किसने किया, ये सबसे मेन चीज़ आएगी। इंडिया जंप टू स्पॉट्स टू 104 इन फीफा रैंकिंग्स। तो इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली जो इंडिया का प्लेस है वो 104th जो है वो फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग्स में है। सो ब्लू टाइगर्स जो है इन्होंने जस्ट न्यूजीलैंड के नीचे है। सो न्यूजीलैंड 103 नंबर पे है और ये 104 नंबर पे है। तो न्यूजीलैंड ने अभी मिस किया था अपना फीफा वर्ल्ड कप स्पॉट जो है वो लूजिंग टू कोस्टा-रिका इन 0-1। ओके, सो ब्राज़ील रिमेन ऑन द टॉप। ब्राज़ील इज़ द नंबर 1 टीम एंड सेकंड इज़ योर बेल्जियम। बेल्जियम पहले टॉप पे थी बट अब ब्राज़ील ने ये खिताब जो है ये जो इनसे छीना है। ओके, सो दिल्ली एयरपोर्ट बिकम इंडियाज़ फर्स्ट टू रन इंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर। देखो, अगर सोलर एनर्जी से देखोगे तो आपका कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बट यहाँ पे हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी दोनों को यूज़ किया जा रहा है। तो दिल्ली इंटरनेशनल मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पहला इंडिया का एयरपोर्ट बना है जो कि हाइड्रो एंड सोलर पावर दोनों से चलेगा। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने एक फैसला भी लिया है कि इंडिया का जो गोल है कि हमने एक तरीके से नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट में करनी है 2030 में, वो भी इसमें एक तरीके से सफल होगा। ठीक है, सो ये थे आपके करंट अफेयर्स आपके 19 जून से 24 जून के। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।